Hello everyone, welcome back again. I hope you all are doing well and preparing well for your all the examination GATE, ESE, PSUs as well as engineering competitive examination. तो जैसा कि आपको पता है कि जो गेट के थ्रू जितनी भी PSUs हैं, मोस्ट ऑफ द PSUs ने अपने जॉब नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया दैट दे आर गोइंग टू रिक्रूट यू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022। तो इस वजह से, और इसका मैंने आपको नोटिफिकेशन ही बता दिया था विद पूरा प्रॉपर उसका जो भी नोटिफिकेशन था वो सारा मैंने आपको इसका दिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने गोल्स को सेट कर लिए होंगे, कैसे कैसे गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन करना, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और ऑब्वियसली आप लोगों ने बना रखा होगा। और जो भी रिवीजन स्ट्रेटजी और जो भी सब्जेक्ट को कंप्लीशन स्ट्रेटजी है सब कुछ आपने सेट कर लिया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इसी जो ये जो टॉपिक है इसी में हम लोग आगे की टॉपिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज EOQ विद प्राइस ब्रेक और क्वांटिटी डिस्काउंट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिटर्मिनिस्टिक्स में जो हमारा पहला मॉडल था दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसमें हम लोग हमारा सारा कुछ आइडियलिस्टिक था, उसमें हमारा कोई भी प्राइस चेंज नहीं हो रहा था। उसमें जितना भी यूनिट हम लोग लें, जितना भी यूनिट हम लोग परचेज करेंगे सबका प्राइस आपका सेम था। उस मीन्स एक तरह से वो आइडियलिस्टिक मॉडल था। तो हम लोग नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं, स्टिल ये भी आइडियलिस्टिक्स है बट इसमें हम लोग थोड़ा सा एक रियलिस्टिक्स जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज EOQ विद प्राइस ब्रेक और क्वांटिटी डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम लोग एक इसमें रियलिस्टिक चीज़ को इसमें ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको समझ में आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जैसा कि आपका पहला मॉडल था उसमें हमने देखा था कि उसमें प्राइस चेंज नहीं हो रहा था। आप कितनी भी क्वांटिटी परचेज कर लें, चाहे एक क्वांटिटी परचेज करें, चाहे आप 100 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी परचेज करेंगे हर एक के लिए जो आपका प्राइस था दैट इज सेम फॉर ऑल दी क्वांटिटी। बट यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज होने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग प्राइस चेंज करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ आप कितनी क्वांटिटी परचेज करने वाले हैं। तो एक मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल है। कोई प्रोडक्ट है आपका, अगर आप उस प्रोडक्ट की 500 यूनिट या उससे कम यूनिट परचेस कर रहे हो तो आपका पर यूनिट जो कॉस्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी 10 रुपीज़ पर यूनिट। एंड अगर आप परचेज कर रहे हो इन बिटवीन 500 एंड 1000 मीन्स 500 से अबव और 1000 या उससे कम, तो उस केस में आपका जो यूनिट प्राइस होगा दैट इज ₹8 पर यूनिट। नेक्स्ट जो है, अगर आपका जो यूनिट जो परचेस कर रहे हो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1000, इन दैट केस योर पर यूनिट प्राइस विल बी ₹7 पर यूनिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जांपल है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग जाते भी हैं, देखते भी हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है अगर आप बल्क परचेजिंग करते हैं तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट डिस्काउंट ऑन द यूनिट प्राइस, है कि नहीं। सभी ने देखा होगा, कोई भी सामान परचेस करने आते हैं तो जो आपके होलसेलर होते हैं ऑब्वियसली वो कम रेट में यूनिट प्राइस कम होता है उनका। ऑब्वियसली जो रिटेलर्स होते हैं कम यूनिट परचेस करना जाते हैं उनका प्राइस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अब कोई भी इसको देख के बोलेगा कि यार ऐसा क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे कम वाला जो प्राइस है उस पर हम लोग जाकर क्वांटिटी परचेस कर लेंगे, ये तो सिंपल है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्शन में आती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ रियल लाइफ से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होते हैं ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपसे रियल लाइफ से रिलेटेड है एज वेल एज आपके इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन आफ्टर विल गो टू द इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल्स। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि कई बार आप मार्केट में सब्जी परचेज करने जाते हो, लेटर सपोज आप मंडी में सब्जी परचेज करने गए, तो लास्ट में जब आप जाते हो, ठीक है, लास्ट में जब आप जाते हो तो उस टाइम पे सभी लोग का जाने का टाइम हो गया होता है, जितने भी सब्जी बेचने वाले हैं। तो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो भी आइटम है, कुछ आइटम तो ऐसे होते हैं जिनका जो लो क्वालिटी के होते हैं, लोग अच्छे लेके चले गए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्राइस को कम कर देते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप 1 किलो लेंगे तो इसका रेट ये होगा, 2 किलो लेंगे तो आपका रेट ये होगा, 5 किलो उससे ऊपर लेंगे तो आपका रेट ये होगा, 10 किलो लेंगे तो ये होगा। तो क्या करते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सब्जियां हैं ऐसा तो है नहीं कि आप उनको 10 महीने तक यूज़ करने वाले हो या 2 महीने तक यूज़ कर लोगे। अलग अलग सब्जी की वैलिडिटी होती है अपनी अपनी, ठीक है। चाहे आप फ्रिज में रखेंगे इवन दो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जैसे लाइक टोमेटो है, टोमेटो की जो लाइफ होती है आप 1 वीक तक रख सकते हो। तो आपका जो कंजम्पशन है पर वीक, लेटर सपोज आप 1 kg है, तो ऐसा तो थोड़ी ना कि आप 5 kg खरीद के ला कर रख लोगे, उसका यूज नहीं है तो भी
आफ्टर 1 वीक क्या हो जाएगा, हो सकता है वो 1.5 वीक मीन्स आपका 10 दिन चल जाए, 7 दिन के बजाय 10 दिन चल जाए वो सब्जी फ्रिज में रखने के बावजूद भी। बट बाकी की जो यूनिट है, जो आपकी बाकी जो 1.5 किलो के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा नहीं। लेट अस सपोज आपका 1 kg अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, आप थोड़ा सा उस वीक में थोड़ा सा और उसको एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे तो 1.5 kg खत्म हो जाएगा। बाकी का यूनिट क्या होगा, वो तो ख़राब हो गया ना, वो ख़राब हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, आप फेंक दोगे उसको। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका जो प्राइस हो जाएगा वो ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि आपका रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपने फेंक दिया, यूजलेस हो गया। तो आपकी जो टोमेटो की जो कॉस्ट आएगी 1.5 kg की, वो ज़्यादा आ गई ना, ठीक है। आपने पे किया 5 kg का, आपने यूज़ किया 1.5 kg, तो ऑब्वियसली आपके लिए लॉस है कहीं ना कहीं। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है जैसा कि आप बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे कुछ चीज़ें यूज करते हैं जो 1 डेज़ का होता है, उसकी लाइफ 1 डेज होती है। लाइक आप अगर हम लोग बात करें न्यूज़पेपर का, तो न्यूज़पेपर क्या है आपका, हर दिन का अलग अलग न्यूज़पेपर होता है कि नहीं, हर दिन का अलग अलग होगा। लेटर सपोज आपने गया, कोई बोला कि 10 रुपये का न्यूज़पेपर है, मैं आपको 8 रुपये का दे दूंगा, लेकिन आपको 5000 यूनिट लेना होगा। तो आप बोले चलो ठीक है यार, बहुत सस्ता है, 2 रुपये पर यूनिट मिल रहा है, आपका 5000 लेना है, तो मीन्स 10,000 आपका बच जाएगा, ठीक है, डबल है ना, 5000 का दुना, ठीक है, डबल। तो उस केस में अगर आपने 5000 ले लिया तो आपका कंजम्पशन भी तो होना चाहिए। अगर आपका जो कस्टमर है, लेटर सपोज आपके 2000 कस्टमर हैं, आपने ले लिया 5000, तो क्या करोगे आप, 3000 का करोगे क्या? हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करो, आप 3000 बेच लो, इवन तो आपका 2000 बच जाएगा। तो उस केस में आपका 2000 नेक्स्ट डे क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है कि नहीं। आपका जो आपके 5 रुपीज़ के हैं या 10 रुपीज़ का जो न्यूज़पेपर है, आपके लिए 1 रुपये का भी नहीं होगा, है कि नहीं। केजी के रेट से लोग ले जाते हैं, रद्दी का भाव हो जाता है, केजी के हिसाब से ले जाते हैं लोग, तो क्या है आपके लिए कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो यहाँ से इन 2 एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल लाइफ में भी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे हमें प्राइस बहुत कम होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, इवन दो हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे शॉप कीपर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका फैशन चेंज होता रहता है, ऐसे प्रोडक्ट जिनका फैशन चेंज होता रहता है। लाइक अगर आप मैं बात करूं मोबाइल फ़ोन की, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में नया मोबाइल आता है। मैं अगर कपड़े की बात करूं, ठीक है, जीन्स टी शर्ट, उसमें भी वैरायटीज़ आती रहती हैं, नए नए मॉडल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने बहुत सारा परचेज कर लिया बिना ये सोचे कि आपका आगे क्या होने वाला है, ठीक है, उसकी कॉस्ट आगे वही सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, या आपका लेटर सपोज कि आप रखोगे कहाँ पे, जहाँ पे रखोगे उतनी रखने की जगह है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, डैमेजिंग कॉस्ट आप अपने हिसाब से देखोगे कि डैमेजिंग कॉस्ट कितना आएगा इसका। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, चाहे वो क्वांटिटी डिस्काउंट कितना भी हो, ठीक है। एक लिमिट के बाद आप ऑब्वियसली नहीं परचेज करोगे। तो उस केस में आप क्या, यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा है, इन 3 एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ रहा है कि आप बेसिकली कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे कि कहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है, जो आपका कंप्लीट कॉस्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, जो आप परचेज करो, डायरेक्ट जो परचेज करो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी इन फ्यूचर जो भी आपकी कॉस्ट लगने वाली है उन सबको ऐड करके आप ये देखोगे कि कंबाइनिंग ऑल विच वन इज लेस, कंबाइनिंग ऑल द प्राइस, कौन सा प्राइस लोवेस्ट है, उस प्राइस को आप सेलेक्ट करोगे। ऑब्वियसली यहाँ से आपको कहीं ना कहीं आप माइंड में सोच पा रहे होगे कि ऑब्वियसली उसी को सेलेक्ट करोगे जिसमें आप फ्यूचर का पूरा कैलकुलेट करके जो प्राइस मिनिमम होगा उसी को आप सेलेक्ट करने जाओगे। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे सोचो कि ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे इस ये जो मॉडल है इसको पढ़ने की कहीं ना कहीं यहाँ पे नीड है, जिससे कि हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएँ, हम लोग प्राइस कैलकुलेट कर पाएँ, और बाकी सारी चीज़ें जो वेरिएबल्स अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है। जो ऑर्डर करोगे उसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, आपको सिर्फ परचेजिंग कॉस्ट में डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उसके बाद से होल्डिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो कॉस्ट हैं जिसमें हमारा सारा कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है, तो ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस आपका जो ये है जो क्वांटिटी जो परचेज कर रहे हो, ठीक है, जो क्वांटिटी परचेज कर रहे हो वो तीनों मिला के, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग कॉस्ट, इन तीनों को मिला के जिसका कॉस्ट मिनिमम होगा, दैट मीन्स जो कि हम लोग पिछले वाले केस में इन्वेंट्री ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या TIC हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। बट यहाँ पे हम लोग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी प्राइस भी, पर यूनिट प्राइस भी वेरी कर रही है, उसमें आपका पर यूनिट प्राइस नहीं वेरी कर रहा था, बट यहाँ पे क्या है, आपकी पर यूनिट प्राइस भी वेरी कर रही है, पर यूनिट जो आपकी क्वांटिटी है उसकी प्राइस भी वेरी कर रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो भी वेरिएबल है।
तो आपका परचेजिंग कॉस्ट, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज होल्डिंग कॉस्ट, तीनों क्या है, वेरी कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका TIC टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंपॉर्टेंट ना होके आपका क्या है, जो आपका टोटल एनुअल जो कॉस्ट होता है TAC टोटल एनुअल कॉस्ट, या बोल सकते हैं हम जिसको बोल सकते हैं TC टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं, जिसमें आपका परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट तीनों इंक्लूडेड है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो लास्ट वाले केस में सिर्फ और सिर्फ C0 और CH ये दोनों वेरिएबल्स थे, ये दोनों आपका वेरिएबल था, मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट वेरिएबल था। बट यहाँ पे आपका जो परचेजिंग कॉस्ट है ये भी क्या है, वेरिएबल है। दैट मीन्स ऑल द 3 कॉस्ट इज वेरिएबल। इज दैट व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, या आप बोल सकते हैं होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये तीनों वेरी कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो आपका वहाँ पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू बी मेन। यहाँ पे टोटल कॉस्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट होगा उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी एज कम्पेयर टू टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, या बोल सकते हैं आपका जो टोटल एनुअल कॉस्ट होगा TAC टोटल एनुअल कॉस्ट, दैट इंक्लूड्स परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तो टोटल एनुअल कॉस्ट या टोटल जो कॉस्ट है वो आपका मेन रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे, ना कि आपका TIC रोल प्ले करने वाला है। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आई होप किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं होगा। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये जो मॉडल है, जो सेकंड मॉडल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज EOQ विद प्राइस ब्रेक और क्वांटिटी डिस्काउंट, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको मैंने एक सेंटेंस के फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने लिखा हूँ मैं, आप देख लीजिए। दिस इज द सिचुएशन डिस्काउंट आर ऑफर्ड ऑन यूनिट प्राइस, यूनिट परचेज प्राइस ऑफ इन्वेंट्री एंड द डिस्काउंट टेक फॉर्म ऑफ प्राइस ब्रेक। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, जो आपका डिस्काउंट है प्राइस ब्रेक का एक फॉर्म ले रहा है। दैट मीन्स आप कितना क्वांटिटी ऑर्डर करोगे उसी के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स 500 है, उससे कम है तो 10 रुपीज़, 500 और 1000 से बीच में है तो आपका 8 रुपीज़, एंड 1000 से अबव है तो आपका 7 रुपीज़। तो वही बोल रहा है कि आपका जो डिस्काउंट टेक्स फॉर्म ऑफ प्राइस ब्रेक, डिस्काउंट इज always offered on unit purchase price of inventory. So in this model, purchasing cost is also considered along with ordering cost and holding cost in the determining the best order. तो यहाँ पे आपका क्या है, जो आपका परचेजिंग कॉस्ट के साथ साथ ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट के साथ साथ क्या है, आप परचेजिंग कॉस्ट को भी आप इम्पोर्टेंट मानते हो। पिछले वाले केस में तो आपका परचेजिंग कॉस्ट को आपने कांस्टेंट मान लिया था, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, वहाँ पे उसका कोई मतलब ही नहीं था, आप TIC को लेके पूरा कैलकुलेशन कर रहे थे। बट यहाँ पे आपका जो परचेजिंग कॉस्ट है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो परचेजिंग कॉस्ट है वो आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, जो यहाँ पे मेन जो कंसिडरेशन में होगा, दैट इज टोटल कॉस्ट या टोटल एनुअल कॉस्ट को लेके हम लोग सारा यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे ले चलते हैं और इसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट, जैसा कि आपने एक कर्व ऑलरेडी पढ़ा है, तो इस कर्व में ये जो एक्सिस था ये कॉस्ट को दिखाता था और ये एक्सिस ऑर्डर्ड क्वांटिटी को दिखाता था। और इसमें जो सारी जो कॉस्ट लाइन्स हैं, ये आपका है परचेजिंग कॉस्ट, ये आपका है होल्डिंग कॉस्ट, ये आपका है ऑर्डरिंग कॉस्ट की लाइन है आपकी। अब ये जो लाइन था टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और ये जो था आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल एनुअल कॉस्ट की लाइन थी। जो ग्रीन वाली है ये टोटल एनुअल कॉस्ट की लाइन है, और ये बेसिकली क्या दिखाता है, क्यू स्टार को। तो यहाँ से मैंने दोबारा आपको सारा कुछ बताया, ऑलरेडी इसके बारे में आपने सब कुछ पढ़ा है, जानते भी हो। अब इसी को हम लोग अपने इस जो मॉडल है इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे,
जैसा कि आपको सब कुछ इसमें पता है और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग हमारा मेन जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ऑन टोटल कॉस्ट या टोटल एनुअल कॉस्ट पे हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा भी थोड़ी देर पहले जो हमारा एग्जाम्पल था कि आपकी जो यूनिट प्राइस है, यहाँ पे जो कॉस्ट है यूनिट प्राइस दैट इज C1, ये है आपका C2, ये है आपका C3। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्राइस था, यूनिट प्राइस जो था क्या था, सिंगल था, दैट इज C। बट यहाँ पे क्या है, अभी प्राइस ब्रेक वाले में कई सारी कॉस्ट आ गई हैं, यूनिट प्राइस की यूनिट जो क्वांटिटी है उसकी कई सारी कॉस्ट आ गई, दैट इज C1, C2, C3। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी पे आपकी जो यूनिट पर यूनिट प्राइस है उसकी कॉस्ट अलग अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी के करस्पॉन्डिंग अब ये जो था एक सिंगल यूनिट जो यूनिट प्राइस था सिंगल था, कांस्टेंट था, उस पे ये कर्व था, दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो टोटल कॉस्ट की लाइन थी सिंगल थी। अब अगर आपका ये जो पर यूनिट प्राइस चेंज होगी, वेरी करेगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका टोटल कॉस्ट लाइन भी वेरी करेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम वही कर्व को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं, इस एक्सिस में आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो एक्सिस है इसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट, और इस पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ऑर्डर्ड क्वांटिटी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं पहली प्राइस को बात करूँ दैट इज C1 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कर्व को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आपके सामने ये कर्व आएगा। ऑब्वियसली जो ये जो लाइन होगी दैट इज टोटल कॉस्ट लाइन होगी एट C1, यूनिट प्राइस पर यूनिट प्राइस जो है C1 है, या इसको आप बोल सकते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी कॉस्ट आएगी दैट इज टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम, ऑब्वियसली मिनिमम होगा। ठीक है, टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम फर्स्ट के लिए है तो फर्स्ट डैश दिखा दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्वियसली जो क्वांटिटी होगी दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी फर्स्ट कॉस्ट के लिए, Q1 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और जो टोटल एनुअल कॉस्ट दैट इज मिनिमम होगा ये डैश से दिखा दिया हमने। तो पहले का हमारा जो था फर्स्ट प्राइस के लिए जो भी हमारा डेटा था यहाँ पे हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग इसमें बाकी सारे कर्व को बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट है, हॉच पॉच हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है ऑन द TC टोटल कॉस्ट वाली लाइन पे है मेन कॉन्सेंट्रेशन, उसी पे हमारा पूरा यहाँ पे स्टडी उसी पे बेस्ड है, तो बाकी सबको बनाने की जरूरत है नहीं। तो नेक्स्ट को हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपका C2 है, C2 कॉस्ट वाली लाइन है, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि ये जो टोटल एनुअल कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट एट TC मीन्स C2, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो है टोटल कॉस्ट वाली लाइन है एट प्राइस C2, यूनिट प्राइस C2। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी कॉस्ट हो जाएगी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TAC मिनिमम डबल डैश से, और इसके करस्पॉन्डिंग जो EOQ हो जाएगा दैट इज Q2 स्टार। ऑब्वियसली आपका प्राइस चेंज हो रहा है तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो भी चेंज होगा। ठीक है, ये मैं कर्व ऐसा नहीं है कि एकदम से फिक्स वही कर्व बना रहा हूँ पूरा, आप इसको बस मैं आपको समझाने के लिए कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एजम्पशन बेस्ड कर्व है। ठीक है, तो बस आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैं आप ये समझिए कि ऑब्वियस सी बात है आपका C1 पर यूनिट प्राइस आपका वेरी करेगा तो कर्व भी वेरी करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही कर्व आएगा ऊपर नीचे, ये जो भी है आप एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि इस 8 यूनिट पे आपका कर्व ऐसे ही बनेगा, इतना ही गैप होगा, कैसे ही बन सकता है बट ऐसा ही कुछ शेप का बनेगा। ओके, तो आपके माइंड में एक इमेज बनना चाहिए, एक प्रोसीजर बनना चाहिए, एक व्यू बनना चाहिए कि कैसा एक्चुअल में ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और एक्चुअल में इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया प्रोसीजर क्या होता है, उसको आपको समझना है, और आपके माइंड में एक्चुअल में क्वेश्चन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो आपके माइंड में उसका इमेज बनना चाहिए। ओके, तो वही हमारा पर्पज़ है कि आपके माइंड में एक मैं इमेज क्रिएट करूं कि एक्चुअल में हम लोग क्या यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट ये आपका C2 पे बेस्ड हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं C3 का, तो C3 जो होगा ये हो जाएगा आपका टोटल एनुअल कॉस्ट एट C3, और इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली जो ये आ जाएगा
टोटल एनुअल कॉस्ट ट्रिपल डैश मिनिमम, और यहाँ पे आ जाएगा ये Q3 स्टार। यहाँ तक आप देख लीजिए। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग कॉस्ट जो है यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका जो परचेजिंग का। पिछले वाले जो मॉडल था उसमें परचेजिंग कॉस्ट का कोई रोल नहीं था, वो कांस्टेंट था, बट यहाँ पे आपका वो भी वेरी कर रहा है, तो इसका भी यहाँ पे एक योगदान बोल सकते हैं, उसका भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। इसलिए हम लोग टोटल कॉस्ट वाली लाइन को हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की जो लाइन है यहाँ पे एक तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग, यूनिट प्राइस के करस्पॉन्डिंग जो आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट है वो वाली लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके सामने। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने डिस्कशन को आगे ले चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपने डिस्कशन को आगे ले चलते हैं, और मैं आपके सामने ये जो एग्जाम्पल है इसके बेस पे मैं आपको कुछ यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज कि आपका ये जो 500 है ये यहाँ पे कहीं आ रहा है, कहीं भी आ सकता है। ये आपका Q1 स्टार है, Q2 स्टार है, Q3 स्टार है, जरूरी थोड़ी ना आपका 500 ही है, कुछ भी आ सकता है। मीन्स C1 के करस्पॉन्डिंग आप EOQ निकालो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं एक एजम्पशन मान रहा हूँ कि लेट अस सपोज कि आपका जो 500 है कुछ यहाँ पे है, 500 आपका यहाँ पे आया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका इसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनुअल कॉस्ट आएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल एनुअल कॉस्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो है ये आ रहा है 1000 यूनिट, यहाँ पे ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 यूनिट को। ओके, तो ऑब्वियसली आपका 500 पे आप नेक्स्ट कर्व पे शिफ्ट कर रहे हो, 500 पे क्या है आप नेक्स्ट कर्व पे शिफ्ट कर रहे हो। 500 से जैसे आगे जाओगे आप नेक्स्ट कर्व पे शिफ्ट करोगे, मीन्स जो सेकंड वाला जो कर्व है उस पर शिफ्ट कर जाओगे। 500 या उससे नीचे रहोगे तो आप इस वाले कर्व पे रहोगे, तो ऑब्वियसली आप इस वाले कर्व पे हो। मैं इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ तक आप इस कर्व पे, मीन्स आपका ये वैलिड कर्व है, ठीक है। आपने ये लिया, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो ये आपका क्या है 500 या उससे पहले ये आपके लिए वैलिड है। अब आप जैसे ही 500 पे पहुंचे, अब आपका क्या है 1000 तक आपका कर्व चेंज हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि 1000 वाले जो क्यू है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली जो आपका 500 से 1000 तक आपका जो कर्व होगा वो वेरी करेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी सारा आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो जो मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका वैलिड कर्व है। वैलिड कर्व क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में वैसा डेटा दिया हुआ है कि 500 या उससे कम पे, 500 या उससे कम पे यूनिट प्राइस 10 होगा, मीन्स C1 होगा, तो C1 के करस्पॉन्डिंग ये कर्व है। तो इससे पहले, मीन्स इसके पहले ही तो वैलिड है आपका, इसके पहले ही तो C1 है, तो इसके पहले ही हमारा ये कर्व होगा। अब C2 कहाँ तक है? 500 से 1000 तक। तो C2 जो है ये C2 वाला है, तो ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है? 500 से 1000 तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वैलिड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 7 वाला है 1000 एंड एबव से, इसके ऊपर ये वाली जो लाइन हो जाएगी, ये वाला जो पूरा का पूरा लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो पूरी की पूरी लाइन हो जाएगी, ये ऑब्वियसली इसके लिए हो जाएगा, C3 के लिए। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, आप बाकी सबको इरेज कर दें, ब्लैक वाले को अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा बन के आ रहा है। अगर मैं कॉस्ट और Q के बीच में यहाँ पे मैं कर्व ड्रॉ करूँ, आप देखिए इसको आप मिलाइए, यहाँ पे मैं उस कर्व को ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ ऐसे बन के आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बन के आ रहा है, ओके। तो आप देख रहे हैं हर एक के करस्पॉन्डिंग अपना टोटल एनुअल कॉस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं, आपका डायग्राम भी बहुत अच्छे से बना हुआ था। आप देख सकते हैं कि अब इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग 500 के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ये आ जाएगा, और 1000 के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ये हो जाएगा, और 1000 से ऊपर जो है उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट आपका ये है। जहाँ पे भी जिस पॉइंट को लेंगे उस पॉइंट पे आपका कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगा कि ये 3 पॉइंट हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सबसे मिनिमम कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली जो आपका Q3 होगा इसको आप सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, आपका मिनिमम टोटल एनुअल कॉस्ट सबसे मिनिमम कहाँ पे है, इस पूरे कर्व में। आपका जो मेन जो कर्व बन के आया, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका कर्व बना, ये ब्लैक वाला कर्व बना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका जो मिनिमम कॉस्ट वाली लाइन है, जो मिनिमम कॉस्ट वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, टोटल एनुअल कॉस्ट वाला पॉइंट ये हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आएगा ये आ जाएगा, तो ये आपका वैलिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये ऐसे ही इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये तो आपका ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और वो आपको समझ में आएगा, बट हर एक क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ नहीं बना सकते। एग्जाम में आपको ग्राफ नहीं बनाने को बोलेगा, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ना कोई प्रोसीजर होना चाहिए, जिससे कि एक वेल प्रूफ प्रोसीजर होना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो चलिए हम लोग इसके एनालिसिस को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ आपके पास केस बने, आपका केस चेंज भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा केस इसमें चेंज करते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले एक बार और आप देखेंगे इसको। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपका डाउट आ सकता है कि इस केस में तो जो आपका मिनिमम प्राइस था वही वाला आपका बेस्ट हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग यो क्यों निकालिए और आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप यहाँ पे देख के आप ये समझ सकते हैं कि आपका इसके जो मिनिमम वाला है उसके करस्पॉन्डिंग यो क्यों निकाले, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एक एग्जांपल लेके आपके सामने एक टाइप ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट किया। जरूरी नहीं है कि हमेशा कर्व ऐसे ही बने, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा सिचुएशन ऐसा ही आए, सिचुएशन चेंज हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी चीज़ है मिनिमम प्राइस पे कई बार आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, कई बार आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो आपको टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना है हमेशा, ठीक है। अभी मैं प्रोसीजर ही बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, हम लोग क्वेश्चन लेंगे उसमें मैं कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप अपने माइंड में कभी ये इमेज मत बनाना कि जो आपका मिनिमम प्राइस है उसका उस पर यो क्यों निकालना, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा, ठीक है। उसमें कंडीशन सारा मैच करना चाहिए, जो भी हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ से आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा कि नहीं आपका हमें प्रोसीजर को फॉलो करना है, ना कि यहाँ से देख के अपने माइंड में कोई भी एक रैंडम इमेज बनाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है उसको हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपके सामने ये कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग बनाया नहीं है, ऑब्वियसली ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है, अलग अलग प्राइस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका कर्व बन के तैयार है। तो यहाँ पे आपका ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, टोटल कॉस्ट, और ये ऑर्डर्ड क्वांटिटी दैट इज Q। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हर एक के करस्पॉन्डिंग TAC सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बार बार लिखूंगा नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करना है, तो आप डाउटफुल कंडीशन में आ जाओगे। तो आपका जो केस है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं केस चेंज कर दे रहा हूँ, जो पिछला वाला केस था वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपके सामने चेंज कर दिया हूँ। तो इस केस में और इस केस के करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे एक वैरायटी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा आपके सामने, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि एग्जैक्टली दोनों मैच करें, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने इसके करस्पॉन्डिंग में आपका जो डाटा है वो चेंज करके मैं एक एजम्पशन लेके यहाँ पे आपके सामने वैरायटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपके माइंड में जो इमेज पिछले वाले क्वेश्चंस को लेके बना था, ठीक है, वो आपका इमेज ब्रेक हो और आपको समझ में आया कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है दैट इज 800 के करस्पॉन्डिंग आपका जो यूनिट प्राइस है दैट इज 10 है, 800 से 2000 है आपका यूनिट प्राइस 8 है, 2000 से अबव आपका यूनिट प्राइस जो है 7 है। तो इस केस में यहाँ पे जैसा कि वहाँ पे आपका आया था कि ये जो 800 यूनिट था, लेट अस सपोज इस केस में जो आपका 800 यूनिट है कहीं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे
आपका 800 यूनिट आ रहा है। आप देख लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग जो है आपका 800 यूनिट आ रहा है। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली ये आपका Q1 स्टार है, ये आपका Q2 स्टार है, ये आपका Q3 स्टार है। ओके, ये सारा है, बट इसके करस्पॉन्डिंग जो है मैं इसको रेड से लिख देता हूँ 800 है, यहाँ पे 800 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2000 वाले का। तो यहाँ पे जो 2000 वाला आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट हो जाएगा दैट इज TAC। ठीक है, ये टोटल एनुअल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल एनुअल कॉस्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका यूनिट है दिस इज बेसिकली 2000। यहाँ पे आपका 2000 आ रहा है। ठीक है, आपका यूनिट चेंज हो गया, तो यहाँ पे आपका 800 आ रहा है, यहाँ पे आपका 2000 आ रहा है। ओके, तो अब देखिए और इसके करस्पॉन्डिंग जो है ये है आपका टोटल एनुअल कॉस्ट 2। ओके, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग अलग है, इसके करस्पॉन्डिंग अलग है, आप देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग 2 है, तो टोटल एनुअल कॉस्ट अलग अलग है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे कर्व को देखें तो अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं अगेन यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कौन सा जो आपका जो कर्व है वो वैलिड कर्व है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले कर्व में आपको दिखाया था, जो वैलिड कर्व है उसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये वाला कर्व वैलिड है क्योंकि 800 से पहले जो आपका है C1 है, तो आपका जो 800 से पहले आपका C1 वाला जो कर्व है वैलिड है। फिर आपका क्या रहा है 800 के जस्ट बाद आपका प्राइस ब्रेक हो रहा है, तो आपको जंप करना है नेक्स्ट प्राइस पे, आपको जंप करना है नेक्स्ट प्राइस पे। ऑब्वियसली आप जंप करके आओगे नेक्स्ट प्राइस पे और आप मूव करके आ जाओगे, यहाँ तक आप मूव करोगे इस कर्व पे, क्योंकि आपका ये कर्व वैलिड कब तक है 800 से 2000 तक, तो आप इसी के बीच में मूव करोगे। ओके, इसी के बीच में आपने मूव किया, अब दोबारा से आपका प्राइस ब्रेक होगा, दैट मीन्स 2000 या उससे ऊपर आप कहाँ जाओगे, इस वाले लाइन पे आ जाओगे आप, 2000 या उससे ऊपर आप इस वाले लाइन पे आ जाओगे। मैंने काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की आपके सामने। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाला दिख रहा होगा, मैंने काफ़ी डार्क कर दिया जिससे कि आपको सिर्फ ब्लैक दिखे, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो किसी और को लेके। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि अब आपका सिचुएशन चेंज हो गया, अब आपके सामने सिचुएशन चेंज हो गया। अब आप क्या है कि आप 800 के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं कि जो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट है दैट इज लेस देन करस्पॉन्डिंग टू 2000। ठीक है, जो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट है। अब क्या है, पिछले वाला केस में चेंज हुआ था, पिछला वाला जो केस था थोड़ा सा अलग था। आप देख रहे होंगे कि जो C3 के करस्पॉन्डिंग आया था, ठीक है, C3 के करस्पॉन्डिंग आपका आया था, वहाँ पे टोटल एनुअल कॉस्ट C3 वाले कर्व पे आया था। बट यहाँ पे क्या है, आप देखिए यहाँ पे जो C2 वाला कर्व है इस पे आपका जो टोटल एनुअल कॉस्ट है मीन्स C2 वाला मीन्स 800 के करस्पॉन्डिंग जो है आपका जो टोटल एनुअल कॉस्ट है दैट इज लेस देन C2 मीन्स TAC1 इज लेस देन TAC2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तब आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, आप ऑब्वियसली जो आपका TAC1 है उसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट है वो मिनिमम है। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक प्रोसीजर को फॉलो करोगे, मीन्स आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करके आप देखोगे कि कहाँ पे किस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग आपका जो कॉस्ट है, टोटल एनुअल कॉस्ट है वो मिनिमम आ रहा है। बट आपको ऐसा नहीं है इस कर्व को नहीं बनाना है हमेशा एग्जाम में, आपको एक प्रोसीजर मैं अभी बताऊंगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में कुछ ऐसा इमेज बन के आना चाहिए कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इस कर्व से मैंने आपको समझा दिया कि वो प्रोसीजर एक्चुअल में करते क्यों हैं। तो चलिए हम लोग इसी पे बेस्ड ये देख लेते हैं कर्व। ये जो कर्व है, जो पिछला वाला जो कर्व था आपके सामने, ये जो बन के आया था ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। आप देखिए कुछ ऐसा ही बन के आएगा।
और ऑब्वियसली ये वाला जो प्राइस है इसके करस्पॉन्डिंग 800 वाला था, तो इसके करस्पॉन्डिंग TAC सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा। तो मैंने यहाँ पे सारा ये जो पिछला वाला था बाकी सारा हटा दिया, जो आपका वैलिड कर्व है मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, दिस इज द वैलिड कर्व, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जैसे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और क्वेश्चन से आपका बहुत सारा डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन से आपका कई सारा डाउट क्लियर होने वाला है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो द क्वेश्चन इज डिमांड आपका दिया हुआ दैट इज 2400 यूनिट्स। जो आपका यूनिट प्राइस है वो दिया हुआ दैट इज 6 रुपीज़ पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज ₹32 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट दैट इज 16% ऑफ यूनिट प्राइस एंड 5% डिस्काउंट इफ Q इज ग्रेटर देन 500। इज इट एडवाइजेबल टू टेक डिस्काउंट। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे 500 से ऊपर ऑर्डर करते हैं, आपका यूनिट प्राइस तो वैसे 6 रुपीज़ पर यूनिट है, अगर आप 500 से ऊपर क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 5% का डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर आप 5% डिस्काउंट की बात करोगे, 5% डिस्काउंट तो आपका जो C हो जाएगा दिस कम्स आउट टू बी 6 × 0.95। ओके, जो आपका हो जाएगा ये 6 × 0.95, ये आ जाएगा आपका 5.7 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, समझ में आ गया। तो अब आपको ये बताना है कि ये एडवाइजेबल है, डिस्काउंट लेना एडवाइजेबल है कि नहीं है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ से आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, एक प्रोसीजर पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्राफिकल मेथड था वो केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए, बट प्रोसीजर को मैं जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको ग्राफिकल से आपको दिखा के ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी ग्राफिकल मेथड से ही आएगा। ये आपका प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को आप जब 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इस प्रोसीजर को कैसे फॉलो करते हैं। बट मैं 2 क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको प्रोसीजर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि आपका D दिया हुआ है, C दिया हुआ है, C0 और CS दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि 5% का डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप EOQ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप EOQ कैलकुलेट करेंगे एट C = ₹6 पर यूनिट। EOQ कैलकुलेट करके देखते हैं 6 रुपीज़ पे यहाँ पे आपका EOQ आता कितना है। तो आप EOQ कैलकुलेट करेंगे दैट इज Q1 स्टार, दैट इज यहाँ से आ जाएगा आपका 2D C0/CH √ 2D है आपका 2400, C0 है आपका 32, CH कितना है 16%, दैट इज 0.16 × 6। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए तो यहाँ से आपकी Q1 स्टार की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आपके सामने Q1 स्टार की जो वैल्यू आ जाएगी आप सॉल्व करके देख लीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 400। अब आपका जो Q1 स्टार है ये आ रहा है कितना 400। Q1 स्टार जो बन के आ रहा है आपके सामने, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका है C1 जो कि 6 रुपये पर यूनिट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है Q1 स्टार। ओके, ये आ गया Q1 स्टार, इसके करस्पॉन्डिंग आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा TC1। ये मैं कर्व पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, अब आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने बना दिया है, बट अभी इसको मैं आगे बताऊंगा। अभी आप ग्रीन वाला जो कर्व है इसको मत देखिए, केवल आप रेड वाले कर्व को देखिए। हमने पहला कर्व बनाया, उसके करस्पॉन्डिंग Q1 स्टार और TC1। अब हमें क्या करना है, ये क्या है बेसिकली लेस देन 500 है, ये तो डिस्काउंट वाले रेंज में ही नहीं है। जो आपने Q कैलकुलेट किया ये तो आपके डिस्काउंट वाले रेंज में ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स वो आपका इसी कर्व पे कहीं है, बट वो
500 से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप इस वाले कर्व पे पहुंचे ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब आप देखिए यहाँ पे, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है। अगर आपका जो फर्स्ट आपने कैलकुलेट किया वो EOQ से कम है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको अभी आप मिनिमम मान नहीं सकते, आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा। तब नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपका नेक्स्ट वाला डिस्काउंट है, आप 500 से ऊपर पे जो डिस्काउंट है आपका 5% का, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका यूनिट प्राइस का कॉस्ट है दैट इज ₹5.7, इसके करस्पॉन्डिंग आप EOQ कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे आप EOQ कैलकुलेट करेंगे, EOQ एट C = ₹5.7 पर यूनिट डिस्काउंटेड प्राइस के साथ। अगर यहाँ पे ये जो था ये ग्रेटर देन 500 आ जाता, अगर ये जो है ग्रेटर देन 500 आ जाता, तो ऑब्वियसली यही आपका क्या हो जाता, फाइनल आंसर हो जाता। यही क्या हो जाता, आपका फाइनल आंसर हो जाता। ओके, अगर ये आपका ग्रेटर देन 500 आ जाता तो ऑब्वियसली यही आपका फाइनल आंसर हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, ये 500 से कम है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, अगर ये आ जाता तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये 500 से कम आया तब हम लोग आगे मूव करेंगे। अब हम लोग EOQ कैलकुलेट करेंगे एट ₹5.7 पे पर यूनिट। तो EOQ या Q2 स्टार यहाँ से आ जाएगा, ये जो आ जाएगा आपका 2 × D दैट इज 2400, C0 दैट इज 32 बाई CH 0.16 × 5.7। यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, जो आपका जो Q2 स्टार आ जाएगा, जो यहाँ से आपका Q2 स्टार आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 410 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन 500। ठीक है, ये आपका तो वैलिड ही नहीं है। दैट मीन्स आपका इतना जो आप डिस्काउंट वाले पे अगर आप EOQ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो तो उसके रेंज में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मीन्स ये वाला मीन्स C2 वाले प्राइस पे जो EOQ है वो तो रेंज में ही नहीं है। ठीक है, मीन्स आप जब कर्व बनाएंगे, प्राइस ब्रेक वाला जब कर्व बनाएंगे तो आपके वो रेंज में ही नहीं है। ठीक है, वो जैसा कि आपने पिछले वाले केस में देखा था, यहाँ पे आपने देखा था Q3 वाले पे ये जो है आपका Q3 का जो EOQ है तो इसके रेंज में नहीं है, तो कर्व पे ही नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, यहाँ पे आप देखो कि ये यही वाला है EOQ या आप Q3 स्टार, जो Q3 स्टार ये है, तो ये जो है ये तो रेंज में नहीं है, तो इस कर्व पे नहीं है। आपका जो ओरिजिनल कर्व है वो ये है, ओरिजिनल कर्व आपका ये है, ये तो रेंज में ही नहीं है। ठीक है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको समझ में आएगा 1 बाय 1, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप देखिए इसका तो 410 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसके रेंज में ही नहीं है। ठीक है, तब आपके पास क्या हुआ, क्या बचा, अब आपके पास बचा ये कि 500 बचा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, फाइनल क्या बचा, आपका 500 बचा, जो कि आपका पिछले वाले केस में आपने देखा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सीधे चले आए लास्ट वाले प्राइस पे चले आए, आप सीधे क्या है 2000 पे चले आए। जब ये वाला काम का नहीं आया तो आप सीधे क्या है लास्ट वाला जो है 2000 पे चले आए। 2000 पे आप चेक करेंगे तो आप अब 2000 पे मीन्स यहाँ पे क्या है 500 है, तब आप सीधे क्या है, आप टोटल इन्वेंट्री टोटल एनुअल कॉस्ट दो जगह पे कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनुअल कॉस्ट एट Q = 400 एंड टोटल एनुअल कॉस्ट एट Q = 500। दो जगह पे आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनुअल कॉस्ट को आप दो जगह कैलकुलेट करेंगे, एट 400 एंड एट 500। तो टोटल एनुअल कॉस्ट अगर आप 400 पे कैलकुलेट करने वाले हैं तो आप कैलकुलेट करके देखिए, जो टोटल एनुअल कॉस्ट है 400 पे, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है दैट इज ₹6। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 6 × 2400, ये हो जाएगा आपका परचेजिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज 2400 डिवाइडेड बाई 400 × 32 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अभी इसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे।
for Q/2 into CS that is 0.16 into 6। तो यहाँ से आपका टोटल एनुअल कॉस्ट एट 400 आ जाएगा। टोटल एनुअल कॉस्ट एट 400 यहाँ से आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको भी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, दैट इज √2 D C0/CS दैट इज 2400, C0 दैट इज 32 इंटू CH 0.16 इंटू 6। तो इसका यहाँ से भी आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को। तो यहाँ से जो आपका आप वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ से जो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज ₹14784, ₹14784। तो ये आपका आ गया TC1। ये आपने कैलकुलेट कर लिया TC1। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट जब आप 400 पे कैलकुलेट कर रहे थे तो फिर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बट ये ऐसा नहीं है कि हर जगह अप्लाई कर दें। जब आप 500 पे करेंगे तब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका 500 जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला जो है TIC का, ये बेसिकली क्या है, होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डर जो कैरिंग कॉस्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है TIC का दैट इज 2D C0/CH √, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने अप्लाई किया, बट 500 पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपका TC1 यहाँ से आ गया, Q1 के करस्पॉन्डिंग आपका TC1 आ गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ये मैं इस वाले पेज पे बना दिया। मीन्स यहाँ पे TC1 आ गया, Q1 स्टार, ये है आपका 400, ठीक है। TC1 कितना है? TC1 है 14784, दिस इज इक्वल्स टू 14784 रुपीज़ 14784। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे TC2, दिस इज Q इक्वल्स टू 500। तो ये हो जाएगा परचेजिंग कॉस्ट दैट इज 5.7 इंटू आपका 2400 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज 2400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 32 प्लस होल्डिंग कॉस्ट 500/2 इंटू 0. कितना परसेंट है? 16%, 0.16 ऑफ यूनिट प्राइस दैट इज 5.7। तो यहाँ पे आप TC2 कैलकुलेट करिए। आपका TC2 एट Q इक्वल्स टू 500 आ जाएगा। TC2 आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 5.7 इंटू 2400, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट कॉस्ट, या आप बोल सकते हैं परचेजिंग कॉस्ट, आप बोल सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 32 हो जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, Q/2 इंटू CH दैट इज 0.16 इंटू 5.7, ये हो जाएगा आपका होल्डिंग कॉस्ट। ये आ जाएगा आपका जो टोटल कम्स आउट टू बी 14061.6, 14061.6। अब मैं वही केस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे TC2 आ रहा है, दिस इज बेसिकली TC2 इज लेस देन TC1। तो अब आप यहाँ पे वैलिड कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब आपका वैलिड जो कर्व हो जाएगा, ये आपका Q स्टार 400 हो गया, ये आपका 410 है, ठीक है, C2 वाले प्राइस पे जो Q स्टार है। अब ये जो है सिचुएशन कुछ यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ रहा है ये 500, ओके, यहाँ पे आ रहा है 500। तो ऑब्वियसली जो आपका वैलिड जो कर्व हो जाएगा, ये वैलिड कर्व हो जाएगा, ये वैलिड कर्व हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब ये वैलिड कर्व हो जाएगा, तो आप देखिए जो 410 वाला है, कई लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 410 पे हम लोगों ने प्राइस क्यों नहीं कैलकुलेट किया, टोटल एनुअल कॉस्ट को क्यों नहीं कैलकुलेट किया। भाई वो तो रेंज में ही नहीं है ना, जब वो रेंज में नहीं है तो उस पर कैलकुलेट क्यों करेंगे? तो वैलिड कर्व पे ही नहीं है, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो है TC2 है,
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो TC2 है वो मिनिमम है। अब आप इसके उधर जाएंगे तो आपका ऑब्वियसली आपका जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो हम लोग को क्या देखना है, जो टोटल एनुअल कॉस्ट हो या टोटल कॉस्ट हो दैट शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम है आपका 500 के लिए, तो जो आपका Q इक्वल्स टू 500 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, हमें डिस्काउंट एक्सेप्ट करना है। तो आपका जो क्वेश्चन था आपको डिस्काउंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं, तो आपका आंसर आएगा यस, वी शुड एक्सेप्ट द डिस्काउंट। तो आपका ये जो क्वेश्चन था अगर आप देखें, इज इट एडवाइजेबल टू टेक डिस्काउंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने ग्राफ वाला जो मेथड था उसको, जो आपका ये जो कंप्लीट जो प्रोसीजर है इसको मैंने क्लब किया और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि कैसे एक्चुअल में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन था, अब हम लोग थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में प्रोसीजर क्या है। कई लोगों को प्रोसीजर हो सकता नहीं समझ में आया हो इस क्वेश्चन को, बट इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने से बेटर ये है कि आप नया क्वेश्चन लीजिए और उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रोसीजर को जानिए। तो मैं उस क्वेश्चन में आपको प्रोसीजर बताऊँगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आप अच्छे से आप प्रोसीजर समझ पाएंगे। और इसमें मैं लास्ट में आपको प्रोसीजर भी लिखाऊंगा कि एक्चुअल में आपका प्रोसीजर क्या होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ है मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, ये आपका बेसिकली C1 वाला कर्व है और ये आपका C2 वाला कर्व है। C2 मीन्स आपका 5.7 है और ये C2 इक्वल्स टू ₹6 पर यूनिट वाला कर्व है। ठीक है, तो ये आप कन्फ्यूज मत होइए कि आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर वैसे ही क्या वैसे ही है जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में ग्राफिकल मेथड में देखा था। ग्राफिकल से जो भी हम लोगों ने समझा था, C1 और C2 के करस्पॉन्डिंग आपका कर्व अलग अलग है और पूरा का पूरा प्रोसीजर वही है। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को हो सकता है डाउट आ रहा है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपका सारा जो डाउट था वो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको लास्ट में मैं प्रोसीजर ही बताऊंगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे या ऑलमोस्ट सारे लोग होंगे कि आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज डिमांड है 8000 यूनिट का, C0 है दैट इज ₹1800 पर ऑर्डर, CH है दैट इज 10% ऑफ C। आइटम कैन बी परचेज, लॉट साइज अलग अलग लॉट साइज है दैट इज 1 से 999 तक लेंगे तो ₹220 होगा प्राइस। 1000 से 1499 तक लेंगे तो आपका 200 प्राइस होगा। 1500 टू 1999 तक लेंगे तो आपका जो प्राइस होगा दैट इज 190। 2000 से ऊपर लेंगे तो आपका जो प्राइस होगा 185। तो आप देख रहे हैं कि कई सारा प्राइस ब्रेक है। ठीक है, एक बार प्राइस ब्रेक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपका कई सारे कर्व बनेंगे। मीन्स जो C1 C2 C3 C4 4 कर्व बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हमारा जो पहला जो स्टेप होगा यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे दैट इज स्टेप, जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप होगा दैट इज टू फाइंड आउट Q1 स्टार एट find Q1 star at C equals to 185 that is मिनिमम प्राइस पे जो आपका Q स्टार है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका मिनिमम है दैट इज 185। तो ये आपका प्राइस इन रुपीज़ है, पर यूनिट प्राइस है ये। ओके, तो आपका 185 से हम लोग क्या करेंगे बेसिकली Q1 स्टार को फाइंड आउट करेंगे। तो Q1 स्टार को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका √2D है आपका 8000, C0 दैट इज 1800, CH 10% दैट इज मीन 0.1 185। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका Q1 स्टार आ जाएगा दिस कम्स आउट टू बी 1247 यूनिट, 1247 यूनिट। ठीक है, जो कि आपका क्या है, आपका ये जो है ये 2000 से लेस है। ठीक है, ये प्राइस कब होगा जब आपका
जो यूनिट प्राइस है 185 कब मिलेगा, जब आपका जो क्वांटिटी है दैट शुड बी एबव और इक्वल्स टू 2000, और ये जो आपका EOQ आया दैट इज बेसिकली लेस देन 2000। अगर ये इफ Q1 स्टार विल बी, अगर ऐसा होता, मैं यहाँ पे इफ़ कर रहा हूँ, इफ़ इसको मैं बॉक्स में बनाता हूँ जिससे कि आपको डाउट ना हो, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लेके चल रहा हूँ कि इफ़ Q1 स्टार ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2000, तो यही आपका वैल्यू हो जाता, दैट मीन्स Q1 स्टार आपका फाइनल आंसर हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका Q1 स्टार जो था वो आपका फाइनल आंसर हो जाता। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ऐसा नहीं है, जो आपका Q1 स्टार है दैट इज बेसिकली लेस देन 2000, तो ऑब्वियसली ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। अभी हमको आगे बढ़ना है, ये जो है फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा हमारा। अगर ऐसा होता कि ये वाला कंडीशन वैलिड हो जाता, 2000 या उससे इक्वल हो जाता, तो उस केस में हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाता और यही आपका फाइनल आंसर हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम लोग आगे मूव करेंगे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे TAC एट Q इक्वल्स टू 2000, मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो है टोटल एनुअल कॉस्ट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले भी करते आ रहे थे कि हमारा जो लास्ट वाला जो था इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका मिनिमम क्वांटिटी था, जो मिनिमम लॉट साइज था, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या है टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। तो वही हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या है कि मिनिमम वाले प्राइस के करस्पॉन्डिंग हम लोग EOQ निकालेंगे। अगर आपका EOQ रेंज में है, ठीक है, जो आपका लॉट साइज है जो दिया हुआ है उसके रेंज में है, तो आपका वही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर नहीं है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है नहीं है, तो हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग उस लॉट साइज का जो मिनिमम होगा वहाँ पे मीन्स 2000 यहाँ पे मिनिमम है, उस 2000 या उससे ऊपर पे 185 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो मिनिमम आपका 2000 है। तो यहाँ पे 2000 के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट हो जाएगा दैट इज यहाँ पे हो जाएगा आपका 8000, मीन्स परचेजिंग कॉस्ट हो जाएगा 8000 इंटू 185 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज 8000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू C0 दैट इज 1800 प्लस CH दैट इज 2000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू CH दैट इज 0.1 इंटू 185। तो यहाँ से TAC आ जाएगा एट Q इक्वल्स टू 2000। आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ से जो आपका TAC आ जाएगा एट 2000, ये निकल के आएगा 1505700 रुपीज़ ऑफ 1505700। ओके, तो इसको हम लोग ब्लॉक में बंद कर देते हैं। तो आई होप आपका जो पहला स्टेप है वो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्राइस पे। ठीक है, अब हम लोग Q2 स्टार कैलकुलेट करेंगे। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 है नाउ कैलकुलेट Q2 स्टार फॉर C इक्वल्स टू, जो आपका C कितना है 190 रुपीज़ 190 पर यूनिट। यहाँ से आप Q2 स्टार कैलकुलेट करेंगे जो कि हो जाएगा आपका 2D C0 बाई CH। यहाँ से आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 2D 8000 C0 दैट इज़ बेसिकली 1800 बाई CH 0.1 10% है 190, तो 10% है यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ से आपका Q2 स्टार आ जाएगा। तो यहाँ से आप Q2 स्टार कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी कितना यूनिट आ जाएगा 1231.17 1231.17 यूनिट। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आपका यूनिट आ जाएगा 1231.17 यूनिट। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है 1500 एंड
1999 के बीच में होना चाहिए, बट यहाँ पे सिचुएशन फिर चेंज है, दिस इज बेसिकली लेस देन 1500। अगर ये 1500, यहाँ पे मैं दोबारा से एक ब्लॉक बना रहा हूँ इफ़ का, कि मीन्स अगर ऐसा होता तो आप रुक जाते यहीं पे। ये आपका जो है Q2 स्टार, दिस इज बेसिकली लेस देन 1500, जो कि इस रेंज में नहीं है, आप देख सकते हैं इस रेंज में नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर इस रेंज में होता, अगर आपका इफ़ मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा होता तो, ठीक है, इफ़ Q2 स्टार इज इन बिटवीन, Q2 स्टार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, if Q2 star is greater than 1500 और लेस देन 19, अगर इस रेंज में होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, बेसिकली TAC एट Q2 स्टार कैलकुलेट करते, और हमें पता है TAC एट Q इक्वल्स टू 2000, ये भी हमें पता है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। इन दोनों में जो मिनिमम होता वही आपका, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी यूनिट होता वो आपके लिए फाइनल आंसर हो जाता, बट ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट टिल नाउ, ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। मीन्स आपका जो ये कंडीशन है, जो Q2 स्टार की जो वैल्यू है 1500 से ऊपर नहीं है, और मीन्स 1500 और 1999 के बीच में नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, ऐसा वाला जो ये जो सिचुएशन है ऐसा नहीं होगा, दैट मीन्स दिस इज नॉट टिल नाउ, ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे और हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि इस केस में हमने क्या किया, 2000 के करस्पॉन्डिंग TAC निकाला, तो ये वाला भी Q2 स्टार भी जो है आपका इस रेंज में नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या है, TAC एट Q इक्वल्स टू 1500 हम लोग यहाँ पे अब कैलकुलेट करने वाले हैं। तो TAC Q इक्वल्स टू 1500 कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8000 इंटू 190 इसके करस्पॉन्डिंग जो है, फिर 8000 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 1800 ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 इंटू 190। ओके, तो यहाँ से TAC आ जाएगा आपका एट Q इक्वल्स टू 1500, यहाँ से आपका जो Q इक्वल्स टू 1500 पे जो आपका TAC आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1543850 1543850। ये आपका एक और वैल्यू आ गया, इसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी, ठीक है, मिनिमम देखने में, विच वन इज मिनिमम, जैसा कि हम लोग देख रहे थे उसमें, ठीक है, अलग अलग TAC पे कौन सा मिनिमम है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यूनिट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। 2 स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए। ऑब्वियसली अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, ऑब्वियसली इसी को हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे। दैट मीन्स जो आपका स्टेप 3 होगा, स्टेप 3 अब हम लोग Q3 स्टार कैलकुलेट करेंगे एट C इक्वल्स टू, नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट है आपका 185, 190 एंड 200। अब हम लोग 200 पे C इक्वल्स टू ₹200 पे कैलकुलेट करने वाले हैं Q3 स्टार। तो जो आपका Q3 स्टार हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2D है आपका 8000, C0 1800 बाई CH 0.1 इंटू 200। यहाँ से आप Q3 स्टार कैलकुलेट करिए। यहाँ से जो आपका Q3 स्टार आ जाएगा
दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 1200 यूनिट्स। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 200 कब है, जब आपका 1000 और 1499 के बीच में है। तो आप देखिए कि जो आपका ये जो Q3 स्टार आया ऑब्वियसली क्या आया, ये ग्रेटर देन 1000 मीन्स 1000 और 1499 के बीच में है, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए वैलिड हो जाएगा। अब हमारा जो कैलकुलेशन है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। और हम लोग क्या करेंगे, TAC एट Q3 स्टार कैलकुलेट करेंगे, और बाकी जो हमारा है ये जो TAC एट Q इक्वल्स टू 1500 एंड TAC एट Q इक्वल्स टू 2000, इन तीनों को हम लोग मैच कराएंगे। इन तीनों में जो मिनिमम होगा वही आपका जो क्वांटिटी ऑर्डर्ड क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मिनिमम उसी के करस्पॉन्डिंग आपका टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम होगा। तो हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग TAC कैलकुलेट करते हैं। TAC इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8000 इंटू 200 यूनिट प्राइस प्लस 2D C0/CH यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 2D 8000, C0 है आपका 1800, CH 0.1 इंटू 200। तो यहाँ से आपका TAC Q3 स्टार आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। TAC Q3 स्टार आ जाएगा यहाँ से 1624000, 1624000। ठीक है, और हमने ये देखा है TAC Q इक्वल्स टू 2000 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, TAC Q इक्वल्स टू 1500 भी कैलकुलेट किया है। तो दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। ये जो आपका TAC Q3 स्टार आ जाएगा 1624000 आ जाएगा। तो 2000 वाला कितना है, 1500 वाला है 1543850। आप देख लीजिए 1543850, 1543850 रुपीज़, 1543850, 1543850। और आपका जो 2000 वाला है 1505700, 1505700। अब आप इन तीनों में से देख लीजिए विच वन इज मिनिमम, दैट विल बी योर आंसर। जो भी इसमें से मिनिमम होगा ऑब्वियसली वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो सबसे कम है दैट इज़ 1505700, 1505700, ये आपका सबसे मिनिमम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट है दिस इज Q इक्वल्स टू 2000, यही आपका ऑर्डर्ड क्वांटिटी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर था। इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सारा प्रोसीजर किया। अब इसको अगर हम लोग कर्व पे देखेंगे, ओके, तो हम लोग इस कर्व को देखते हैं। ओके, तो ये जो बेसिकली आपका है कर्व जो है आपका यहाँ पे टोटल कॉस्ट वर्सेस ऑर्डर्ड क्वांटिटी, इसके बीच में कर्व है। तो अगर आप इस कर्व को देखिए, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल जो कर्व है दिस इज योर फाइनल कर्व, ये आपका फाइनल कर्व है। ओके, ये आपका फाइनल कर्व है। कैसे ये फाइनल कर्व है, अब आपके सामने जो भी है इसके पहले का जो भी कर्व था आप ऑब्वियसली इसको डिलीट कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपका सोल्यूशन है। तो अगर देखिए तो सबसे पहले हमने क्या किया था, अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन के हिसाब से चलिए तो हमारा जो ये जो बेसिकली है टोटल कॉस्ट लाइन है फॉर C1 दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली 200 पर यूनिट, एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट लाइन फॉर C2 this is equals to 190 per unit, and this is the total cost line for C3 which is equals to 185 per unit। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट लाइन है।
अब टोटल कॉस्ट लाइन पे हमारा सबसे पहला जो प्रोसीजर था, अगर आप देखें तो अभी जो आया है, मैं प्रोसीजर पे नहीं जा रहा अभी जो फाइनल हमारा कंक्लूजन आया, जो सोल्यूशन आया है, प्रोसीजर तो अभी मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। तो जो कंक्लूजन आया है, तो यहाँ पे जो 200 जो यूनिट है, मीन्स 200 जो आपका कॉस्ट प्राइस है, इस पे आपका EOQ आया है, ठीक है। दैट मीन्स EOQ जो है एक्सेप्टेबल रेंज में आया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका EOQ था दैट इज 1200 यूनिट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका जो टोटल कॉस्ट आया है 1624,000 1624,000 रुपीज़ 1426,000 1426,000। तो ये 1200 के करस्पॉन्डिंग ये है आ गया, ठीक है। अब आपका अगला जो है नेक्स्ट जो है वो आया है आपका 190 के करस्पॉन्डिंग आपका जो EOQ पे ऑब्वियसली आपने देखा था EOQ जो आया था वो रेंज में नहीं था, वो इसके करस्पॉन्डिंग 190 यूनिट के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट का रेंज था उसमें नहीं आ रहा था ये। तो ऑब्वियसली जब वो रेंज में नहीं आ रहा था तो कर्व पे भी नहीं आएगा। अभी हम लोग कई बार उसके बारे में बात कर चुके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों ने जो मिनिमम था उस पर जो मीन्स 190 के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्वांटिटी रेंज था, उस क्वांटिटी रेंज का जो मिनिमम क्वांटिटी थी उस पर हम लोगों ने टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट किया था, दैट वाज 1500 यूनिट। तो 1500 के करस्पॉन्डिंग जो आपका टोटल कॉस्ट था 1500 करस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट दैट इज रुपीज 1543850 1543850। दिस इज रुपीज 1543850 1543850। ओके, नेक्स्ट जो आपका है 2000 करस्पॉन्डिंग क्या है 1505700 1505700। ओके, ये है आपका 2000 करस्पॉन्डिंग। और इसमें भी आपने देखा था जो आपका TC करस्पॉन्डिंग जो यूनिट प्राइस 185 के करस्पॉन्डिंग जो आपका EOQ आया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था, वो भी इसके रेंज में नहीं था। दैट मीन्स आपका ये जो वैलिड तब था जब 2000 या उससे ऊपर की यूनिट हम लोग ऑर्डर करें, बट EOQ उस रेंज में नहीं था। तो ऑब्वियसली EOQ कहीं नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो EOQ आएगा ऑब्वियसली कहीं नीचे आएगा। तो इस केस में भी देखो आप EOQ यहाँ पे आ रहा है, इससे नीचे आ रहा है क्योंकि ये रेंज में नहीं था, इसलिए फाइनल कर्व पे नहीं आया। और यहाँ पे भी EOQ कहीं नीचे आ रहा है, ये भी रेंज में नहीं था यहाँ पे। तो ये आपका Q2 स्टार था और ये आपका ये Q1 स्टार था और ये आपका Q2 स्टार था। ओके, तो ये Q1 स्टार और Q2 स्टार दोनों आपके क्या थे, इस रेंज में नहीं थे। अब बट आपका जो Q3 स्टार था ये रेंज में आ गया था, ठीक है। ये जो यहाँ पे रेंज दिया हुआ था आपका, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में, हाँ ये जो क्वेश्चन का जो रेंज है आप देखिए कि 2000 एंड एबव पे 185, ये भी आपका जो Q1 स्टार है ये आपका रेंज में नहीं आया था, 1247 आया था। 190 के करस्पॉन्डिंग जो आपका Q2 स्टार है ये भी आपका रेंज में नहीं आया था, ये आया था आपका 1231, ये भी रेंज में नहीं है। नेक्स्ट आपका जो 2000 करस्पॉन्डिंग आपका 200 के करस्पॉन्डिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंग जो आपका रेंज था 1000 to 1499, तो ये आपका देखिए Q3 स्टार जो है ये आपका रेंज में था, 1200 यूनिट था। दैट इज आपका इसकी जो रेंज है दैट इज 1000 to 1500 मीन्स 1499। तो ये रेंज में है, तो ऑब्वियसली ये इसको हम लोग कर्व पे दिखा सकते हैं, ये आपका कर्व में शामिल हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल कर्व जो बन के आएगा, जो हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा पाया। और ये जो लाइन है ये बता रहे हैं कि जो Q1 स्टार और Q2 स्टार मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एट प्राइस 185 एंड 190, ये जो दोनों हैं ये आपके फाइनल कर्व पे नहीं आएंगे। और आपने एनालिटिकल मेथड जो हम लोगों ने क्वेश्चन जो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ से भी आपने देखा कि ये कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने टोटल इन्वेंट्री टोटल एनुअल कॉस्ट भी नहीं कैलकुलेट किया, तो ऑब्वियसली वो रेंज में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कैलकुलेट ही नहीं किया। ओके, तो चलिए
हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कि हम लोग फाइनल में अभी ऑब्वियसली सारा स्टेप हमें समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट इवन दो हम लोग इसमें कुछ स्टेप्स को देख लेते हैं जिससे कि हमारे माइंड में पूरा एक इमेज बन जाए और पूरा हमें प्रोसीजर समझ में आ जाए 2 मिनट के अंदर अंदर। तो हम लोग 2 मिनट में पूरा हम लोग जो प्रोसीजर है उसको रिकैप करते हैं। प्रोसीजर रिकैप करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखा के फिर मैं आपको प्रोसीजर रिकैप करूँगा जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया 185 पे जो आपका मिनिमम प्राइस था, उस प्राइस पे हम लोगों ने EOQ कैलकुलेट किया। EOQ कैलकुलेट किया, उसको चेक किया कि वेदर दी यूनिट प्राइस जो आया आपका यूनिट EOQ जो जितना भी यूनिट आया वो रेंज में है कि नहीं, इस रेंज में है, लॉट साइज जो है उसके रेंज में है कि नहीं है। अगर रेंज में है तो वो फिजिबल है, अदरवाइज वो फिजिबल नहीं है। हम लोगों ने 2000 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट किया। फिर हम लोगों ने देखा कि 190 जो नेक्स्ट प्राइस था उससे ऊपर का, तो 190 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने EOQ कैलकुलेट किया, वो भी आपका फिजिबल नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया 1500 के करस्पॉन्डिंग टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर हम लोगों ने यूनिट प्राइस 200 के करस्पॉन्डिंग EOQ कैलकुलेट किया, वो देखा हमने तो वो रेंज में आ रहा था तो हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया। ठीक है, वहीं पे स्टॉप कर दिया। उस EOQ के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट किया। फिर हम लोगों ने इस जो यहाँ पे EOQ कैलकुलेट किया था हमने, इसके करस्पॉन्डिंग जो टोटल एनुअल कॉस्ट आया था, इसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनुअल कॉस्ट आया था मीन्स 1500 के करस्पॉन्डिंग। फिर हमारा जो 2000 के करस्पॉन्डिंग जो टोटल एनुअल कॉस्ट आया था, उन तीनों को हमने कंपेयर कराया। उन तीनों में जो मिनिमम था वो आपका ऑप्टिमम क्वांटिटी हो गया, वही आपका ऑप्टिमम क्वांटिटी साइज हो गया। तो वही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो आपका स्टेप है दैट इज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फाइंड आउट द फिजिबल Q स्टार स्टार्टिंग फ्रॉम C मिनिमम C एंड देन कंपेयर TAC Q स्टार एंड TAC Q। और Q क्या है, डिस्काउंटेड क्वांटिटी मोर देन Q स्टार। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग फिजिबल Q स्टार जो सबसे मिनिमम प्राइस है उससे कंपेयर कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि आपका वो रेंज में है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिजिबल है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं जो आपका TAC है टोटल एनुअल कॉस्ट एट Q स्टार, और उससे जस्ट ऊपर मीन्स जो Q स्टार से जस्ट ऊपर जो आपका क्वांटिटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंटेड क्वांटिटी मोर देन Q स्टार। जो आपका डिस्काउंटेड क्वांटिटी है जस्ट ऊपर है, लाइक जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये है। तो हम लोगों ने 185 पे कैलकुलेट किया Q स्टार, ये रेंज में नहीं आया तो इसके जस्ट बाद जो आपका जो डिस्काउंटेड रेंज था दैट इज 2000, इस पे हम लोगों ने टोटल एनुअल कॉस्ट को कैलकुलेट किया। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट है उसी प्रोसीजर को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अब Q स्टार कैलकुलेट किया हमने सबसे पहले, दैट इज फॉर 185 यूनिट प्राइस पे, फिजिबल नहीं था। हम लोगों ने टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट किया जस्ट एबव, तो ये जो एबव जो क्वांटिटी दैट वाज 2000 पे हमने कैलकुलेट किया टोटल एनुअल कॉस्ट को। ओके, तो टोटल एनुअल कॉस्ट के इसके करस्पॉन्डिंग हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमारा क्या था, प्रोसीजर क्या था कि अगर ये फिजिबल नहीं आया, अगर फिजिबल आया होता तो Q स्टार पे हम लोग टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते और फाइनल आंसर आ जाता। बट फिजिबल रेंज में नहीं आया वो Q स्टार, पहला जो Q स्टार था तो हम लोगों ने दूसरे के लिए कैलकुलेट किया फॉर यूनिट प्राइस 190, ये भी आपका फिजिबल नहीं आया। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका जस्ट एबव जो था दैट वाज 1500, उस पर हम लोगों ने कंपेयर कैलकुलेट किया। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग TAC कैलकुलेट किया। फिर हमारा जो अगला स्टेप था Q स्टार कैलकुलेट करने का, हम लोगों ने उसके ऊपर जो यूनिट प्राइस था दैट वाज 200 उस पर कैलकुलेट किया, वो हमारा जो था वो रेंज में आ गया। ठीक है, वो 1200 आया, 1200 आया, इसका मतलब जो हमारा रेंज था दैट वाज 1000 to 1500 उस रेंज में आ गया। अब हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारा अब मकसद क्या होगा कि अब हम लोग Q स्टार जो है 1200 पे हम लोग टोटल एनुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद से हमारा जो बाकी ये जो हैं टोटल एनुअल कॉस्ट जो हम लोगों ने अलग अलग रेंज पे कैलकुलेट किया, ये तो आपका Q स्टार पे आ गया टोटल एनुअल कॉस्ट। ये जो आपका आ गया 1500 पे, 1500 की जो आपका लॉट साइज है उस पर आ गया। ये आपका 2000 वाले लॉट साइज पे आ गया। अब इन तीनों में हम लोग देखेंगे कि सबसे मिनिमम कौन होगा। जो मिनिमम होगा
मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम TSE विल बी फाइनल आंसर। जो मिनिमम TSE होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो विद दिस क्लास इज ओवर, so let us meet in the next class. Thanks for joining.